अब तक हमने देखा कि कैसे क्रिस्टर और रियांडे के बीच में बहस हो रही होती है। तभी अल्फांसो वहाँ आ जाता है और बोलता है कि क्रिस्टर उसके सामने झुके, और फिर वो रियांडे से बात करने लगता है और वो बोलता है कि मार्केस और मार्जियस नस्शिबो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम चलते हैं, वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, आप इस तरफ आइए मेरे पीछे पीछे। और वो वहाँ से चले जाते हैं और अल्फांसो पीछे मुड़ के काउंट डिकोमो के पास देखता है और बोलता है कि काउंट डिकोमो, मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं अभी चलता हूँ। ये सुन के क्रिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पे बैठा रहता है। और रियांडे पीछे मुड़ के बोलती है, और हाँ, जब वो ब्रोकन विक्टोरिया नाई के नीचे गिरा था तो फ्लोर टूट गया था, तो उसके लिए कंपनसेट भी कर देना। तब क्रिस्टर को गुस्सा आता है, वो उठकर बोलता है कि तुम बिगड़ी हुई बच्ची। फिर रियांडे और अल्फांसो जा रहे होते हैं और अल्फांसो पूछता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो रियांडे, तुम्हें पहले से पता था कि वो स्टैचू फेक है? तब रियांडे बोलती है कि मुझे तो सिर्फ जस्ट डाउट था, ये तो लकी था कि सब कुछ इतना अच्छे से निकल गया। तब अल्फांसो बोलता है कि अगर तुम ये मुझे पहले बता देती तो मैं उसको खरीदने के बारे में नहीं सोचता। तो रियांडे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उसको खरीदना चाहते हो। तो अल्फांसो बोलता है, हाँ ये तो है, और दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर बोलता है, लेकिन तुमने उसे तोड़ा क्यों, ये जानते हुए कि ये पक्का नहीं है कि वो फेक है या नहीं? तो रियांडे बोलती है कि उसके बारे में क्योंकि मुझे लगा, मैं डर गई थी कि अगर तुम उससे बाय कर लोगे तो फिर, और ये बोल के दोनों शर्माने लग जाते हैं। फिर अल्फांसो बोलता है, रियांडे तो क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्पेशल हूँ? तो रियांडे बोलती है कि तुम्हें मेरा थैंक यू वो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे 2000 डेकाटोस बचाए हैं, तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो अल्फांसो बोलते हैं, अच्छा सच में, तो मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? तो रियांडे बोलती है कि 2000 डेकाटोस मुझे कैश में दे दो। तो अल्फांसो बोलता है कि सचमुच का चोर तो यहाँ पे है। तो रियांडे बोलती है कि चलो फिर एक विश एक्सेप्ट करो जो कि मैं फ्यूचर में तुमसे कभी मांग सकती हूँ। तो अल्फांसो बोलता है कि एक विश? कैसी विश? तो रियांडे बोलती है, पता नहीं, फ्यूचर में मुझे कभी ज़रूरत पड़ी किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए तो मैं मांग लूँगी। तो अल्फांसो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और वो बोलता है कि अब हमें एक दूसरे को अलविदा बोलना चाहिए। तो रियांडे बोलती है, हाँ गुड बाय अल्फांसो। और रियांडे सोचने लगती है कि हम काफ़ी दिनों से फिर से नहीं मिल पाएंगे एक दूसरे से, पता नहीं वो मौका कब आएगा जब हम एक दूसरे से मिलें। तभी फ्रेंड्स बोलता है कि रियांडे, मैं तुम्हें लेटर लिखूँगा, तुम मेरे लेटर का जवाब देना मत भूलना। और ये सुन के रियांडे खुश हो जाती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जब लुक्रेसिया, कार्डिनल रियांडे एक कमरे में होते हैं और कार्डिनल बोलता है कि रियांडे, ये सब शुरुआत से तुम्हारी मदर को प्रिपेयर करना था, लेकिन अब ये सब मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ, आगे बढ़ो और अपने डेब्यूट प्रॉम को खुद ही प्रिपेयर करो। तो रियांडे चौंक के बोलती है, डेब्यूट प्रॉम? लेकिन कार्डिनल बोलता है कि इसका बजट मैं तुम्हें 150 डकाटोस देता हूँ, इस मनी से तुम अपने डेब्यूट प्रॉम को खुद से ही ऑर्गेनाइज करो। तो रियांडे बोलती है, क्या सिर्फ 150 डकाटोस? ये तो अमाउंट बिल्कुल ही हाफ है जो कि रेगुलर बजट होता है। तो रियांडे सोचती है कि मैं एक प्रोफेशनल मैनेजर हूँ इस सब को संभालने के लिए, मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में इसी काम के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हुआ करती थी पैलेस के अंदर अपनी लाइफ को संभालने के लिए। और वो बोलती है कि फादर थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि डॉक्टर ऑफ विस्कोट लियोनार्टी टी पार्टी का, जिसमें इसाबेला सब अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है एक कैफ़े में। तभी विस्कोट लियोनार्टी की डॉटर पूछती है कि लेडी डी मेरे, आपको वो चाय कैसी लगी जो मैंने अभी आपके लिए बनाई? तो इसाबेला बोलती है कि हाँ ठीक है, अच्छी थी। तो वो बोलती है कि आप कुछ स्नैक्स लीजिए, ये काफ़ी अच्छे हैं। तो इसाबेला इतराते हुए बोलती है कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेड स्नैक्स ही खाती हूँ जो कि गैलिको किंगडम से आए हों, और सोचती है कि कितना बोरिंग है ये सब कुछ। तभी
लियोनार्डो डी की डॉटर बोलती है कि ओ डियर, मैं तो भूल ही गई थी, अभी तुम्हारे लिए गैलेको किंगडम के स्नैक्स मंगवाती हूँ। और वो अपने वेटर से ऑर्डर देती है, तो वो बोलता है यस माय लेडी, मैं लेकर आती हूँ। और उस वेटर को देखकर इसाबेला सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, लेकिन ये कितना भी हैंडसम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ बेबुनियाद हो जाता है अगर आप किसी नोबेलिटी फैमिली में बॉर्न ना हुए हो तो। क्या इस सबसे भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता ऐसे ट्राइवल इवेंट्स के अलावा? तभी इसाबेला नोटिस करती है कि कैमेलिया भी उस वेटर को देखकर बोलती है कि ये कितना हैंडसम है। तब वो उसे नीचे दिखाते हुए बोलती है कि ओ डियर कैमेलिया, तुम्हारा फियांसे जस्ट तुम्हारे पास बैठा है और तुम फिर भी किसी सर्वेंट के ऊपर इतना ध्यान दे रही हो। तो कैमेलिया हिचकिचाते से बोलती है कि क्या कब मैं कब? और उसका फियांसे औरती हुए उस पर गुस्सा होने लगता है। तो वो बोलती है औरती हुए सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि इसाबेला बोलती है कि ओतिवियो, तुम चिंता मत करो इस सब के बारे में। मैं सोचती हूँ कि कैमेलिया काफ़ी ज़्यादा लकी और भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसा फियांसे मिला। तो वो बोलता है कि लेडी डी मैरिड। तभी वो उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है कि इसाबेला, मुझे सिर्फ इसाबेला बोलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ना कि मेरे फैमिली नेम से। तो ओतिवियो बोलता है कि अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और ये सब देखकर कैमेलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसाबेला मन में सोचती है कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं सेंट कार्लो की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वुमेन हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लेडी जूलिया डे वॉल्डर्स आ जाती है। जूलिया डे वॉल्डेजर, डॉटर ऑफ द मार्कियस, और होस्ट उसे वहाँ पे वेलकम करती है। तो इसाबेला चुचलाते हुए सोचती है कि जूलिया, और हम देखते हैं कि सब लोग जूलिया को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत सारे स्नैक्स भेजे थे जूलिया, क्या आपने उन्हें ट्राई किया? तब इसाबेला सोचती है कि जूलिया डे वॉल्डेजर में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। उसको उसके नाम से बुलाया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा हाई स्टेटस से है मुझसे, और मुझे मेरे फैमिली नेम से बुलाया जाता है। कुछ समय बाद जब फादर और मदर नहीं रहेंगे तो मुझे मेरे भाई के नाम से बुलाया जाएगा। एक ही तरीका है इस सब से निकलने का कि मैं अपने नेम को कम्प्लीटली चेंज कर दूं, हर हाइनेस क्वीन इसाबेला, जिससे मैं सिर्फ अपने नाम से जानी जाऊं। मैं इस पोजीशन को पाने के लिए कुछ भी करूंगी। फिर हम देखते हैं कि एक रूम में एरियान्डे बैठी होती है और वो सोचती है कि बॉल प्रिपेयर करना, वो भी हाफ ऑफ द एवरेज बजट से, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि सांचा वहाँ आती है और कहती है कि माय लेडी मारिनन ऑफ लियाजो ड्रेस शॉप से आ चुकी हैं। तब हम देखते हैं कि वो एरियान्डे का नाप लेती हैं ड्रेस बनाने के लिए, और वो कहती हैं कि माय लेडी, आपका फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके फीचर काफ़ी अच्छे हैं, आप एक ब्यूटीफुल में कन्वर्ट हो जाएंगी सिर्फ थोड़े से मेकअप से। तब एरियान्डे बोलती है कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए जो कि सिंपल और काफ़ी रिफाइंड हो, और मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं चाहिए उसमें, और ज़्यादा मेरी स्किन भी शो ना हो, कुछ ऐसा अच्छा सा, और जो नेकलाइन है वो भी कॉलर बोन के थोड़ा ऊपर ही हो तो अच्छा है। और एरियान्डे सोचती है कि अगर मैं कुछ भी डीप कट में पहनूंगी तो सब कहेंगे कि मैं वल्गर हूँ। इस ज़िंदगी में मैं ये सब चीज़ें वापस नहीं सुनना चाहती। तब हम देखते हैं कि वो टेलर बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, और सांचा बोलती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आप अपने अपर बॉडी को इस तरीके से पूरा कवर नहीं कर सकती, आपको अपनी नेक लाइन को बहुत सही से तैयार करना होगा जिससे कि आप थोड़ी पतली दिखें। आपकी कॉलर बोन बहुत सुंदर है, और अगर आपका ऊपर तक अपने नेक को चढ़ा लेंगी तो आपका फेस भी बहुत छोटा है और आपकी नेक भी बहुत छोटी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाएगा। तो टेलर सांचा से बोलती है कि तुम तो काफ़ी अच्छे से जानती हो। तो सांचा बोलती है कि नहीं, मैं तो बस थोड़ा इतना बहुत जानती हूँ। तो एरियान्डे बोलती है चौंकी कि अच्छा ठीक है। तब टेलर और सांचा बोलते हैं कि अगर दो लोगों की सहमति हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं ये पार्ट लेडी मारियाना पे छोड़ती हूँ, वो अपने हिसाब से ही ड्रेस तैयार करें। तो लेडी मारियाना बोल रही है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हैं, मैं सबसे ब्यूटीफुल डेब्यूटेंट बॉल की ड्रेस बनाऊंगी आपके लिए, आपका पार्टनर आपके ऊपर से आंखें भी नहीं हटा पाएगा। तो एरियान्डे सोचती है पार्टनर,
और फिर वो अल्फांसो के बारे में सोचने लगती है। फिर वो कहती है नहीं नहीं नहीं, अल्फांसो मेरा पार्टनर कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, अपने ग्रेव में आओ अरियांडे। और वो सोचती है कि फिर क्या करूं मैं, कौन हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई आता है और कहता है कि मैं आपका डेब्यूटेड बॉल में पार्टनर बनूंगा, यंग लेडी ज़ेनोबी डेलोजी। तो लुक्रेसिया अरियांडे से बोलती है कि तुम किसी और नोबल सन को नहीं जानती, तो मैंने यहाँ पे अपने क्लोज फैमिली से किसी को बुला लिया है। तो वो लड़का बोलता है कि आपका मेंशन तो काफ़ी अच्छा है, ये सोचने के लिए कि मेरी आंटी तो एक लग्जीरियस लाइफ जी रही है इस जैसी। अरियांडे उसको देखती है कि क्या है और वो उसे ग्रीट करती है। तो वो उसके पास जाके बोलता है कि ये शायद तुम ही होगी, वो तुम ही हो जिसके डेब्यूटेड बॉल में मुझे तुम्हारा पार्टनर बनना है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। और बोलता है कि इसके अलावा तुम काफ़ी लंबी हो, तुम पहले से ही इतनी लंबी हो फिर भी तुमने हील्स पहन रखी है। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, तो ध्यान से सुनो। आजकल की लड़कियाँ ये सोचती है कि उन्हें सबसे अलग दिखना है, इसलिए वो इतनी लंबी लंबी हील्स पहनती है। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक वुमन को पता होना चाहिए कि उसके सामने वाले मैन को उसे कैसे आगे दिखाना है। तो तुम डेब्यूटेड बॉल के दिन पे हील्स मत पहनना, जैसे कि ये सब करने से उसको उसकी थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी, छोटा टिंको। और फिर वो बोलता है कि तुम एक समझदार लड़की हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी मेरे हिसाब से। फिर अरियांडे और सांचा अपने कमरे में आ जाते हैं और अरियांडे सोचती है मैंने बाकी सारी चीज़ों के बारे में तो ध्यान दे दिया, पर मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। और सांचा बोलती है कि हाँ मैं भी इस बारे में सोचना भूल गई। फिर अरियांडे कहती है इस सब का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है। तो सांचा बोलती है एक जवाब। तो अरियांडे सोचती है कि मुझे उससे फेवर मांगना ही होगा, मुझे उससे इस बारे में पूछना होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, तब तक के लिए शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना